नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित तिवारी। देखिए, आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। यूके पीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक्स आती है, इसमें अच्छे से 2002 से लेके जितने भी यूके पीएससी के पेपर हुए हैं 2024 तक सभी पेपर हैं और चैप्टर वाइज है, ठीक है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो इसका आज फर्स्ट पेपर हम करने जा रहे हैं, जो है यूके पीएससी एफआरओ का एग्जाम, जो कि 2021 में हुआ था। इसका प्री का पेपर था 150 मार्क्स का, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चीज़ों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूके पीएससी के द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूके पीएससी के कोई पेपर होते हैं उसमें 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। यूके पीएससी वही क्वेश्चनों को बार बार पूछती है, तो इसलिए आज का पेपर एफआरओ का पेपर है। इसके बाद आगे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ के सभी के पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। तो आगे चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल यहाँ पे पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था पीसीएस का 2024 वाला पेपर भी करवा दूंगा, इसमें इंक्लूड नहीं है वो, ठीक है। तो सी सेट वगैरह सब मैं करवाऊंगा एक करके, क्योंकि रिसेंट में जो भी पेपर होने वाले हैं एफआरओ का आया है और लोअर पीसीएस आया है। मेन टारगेट वो है, उसका अपर पीसीएस का भी हम देख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब पेपर डिस्कस करे जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे हमारे 2021 का यहाँ पे पेपर है, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षा। देखिए इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ के होंगे, ठीक है। तो एक एक करके सभी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जितने भी यूके पीएससी ने एग्जाम करवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसको मैं बहुत कम डिस्कस करूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो आपके लिए ये पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सुमित तिवारी के नाम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये कितने साल के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चुने जाते हैं आपके 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य की संरचना का प्राविधान आर्टिकल 80 में ही दिया गया इसके बारे में, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ याद रख लो, सरला करके, ठीक है, सरला 100 से क्या होगा, संसद आर्टिकल ये होता है आपका 79, रॉ से राज्यसभा आर्टिकल 80 दिया हुआ है, और लॉ से लोकसभा 81 आर्टिकल, ठीक है। ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं। और वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम एज जो है 30 वर्ष होती है। देखिए इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन तो रेडी हो गया, बट आपको यहाँ से देखिए राज्यसभा के बारे में यहाँ पे पूरा एक टॉपिक आपका रेडी हो चुका है, इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन तो रहेगा ही, अब यहाँ से और भी क्वेश्चन जो आएंगे, कितने सदस्य हैं, कितने कार्यकाल रहता है, कितने वर्ष एज रहती है, तो पूरा एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है। और संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें चौथी अनुसूची में इसके बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में बात कर रखी है। ये भी आपका एक टॉपिक यहाँ से रेडी हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ठीक है। वयस्क मताधिकार वोट देने की जो एज होती है उसके रिलेटेड बात करता है, तो ये आर्टिकल बात करता है 326 में बात करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए इलेक्शन कमीशन का एक आर्टिकल, ये आपका एक टॉपिक यहाँ से रेडी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु का है, वह निर्वाचन में कर सकता है, पंजीकृत यहाँ पे कर सकता है और वोट दे सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी करता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका टॉपिक क्वेश्चन तो ठीक ही है, बट आपका सुप्रीम कोर्ट का एक टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन सा है, पहला है हावेस क्रॉप, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मेमेंडस परामर्श, प्रोविजन, प्रतिषेध या फिर क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हावेस क्रॉप्स, ठीक है। देखिए अवैध रूप से निरुक्त किए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के, अब देखिए आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा गया है, ठीक है, इसके विरुद्ध आपका मतलब हनन होने पर आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं इनका हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और यही बात अगर हाईकोर्ट की केस में हम बात करेंगे तो वो ये आर्टिकल 226 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत लिखा भी है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के जारी करता है। कितने प्रकार के, 5। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, ये पांचों आपको याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। देखिए
अब हम पंचायतों की अगर बात करेंगे तो पंचायत इसमें 29 विषयों पे कानून यहाँ पे बना सकती है, और वही अगर म्यूनसिपालिटी की बात करेगा तो वो 18 होंगी। अब आप देख सकते हैं पॉलिटी के कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका 2021 का पेपर है, ठीक है। और यूकेपीएससी खासकर कोई भी पेपर हो उसका वो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछती है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी यहाँ पे करनी है। लास्ट के जो दिन बचे हुए हैं 40 से 50 दिन, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में पंचायतों के गठन निर्वाचन अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके यहाँ पे ये पंचायत जुड़ गए, और 74 जो हुआ था उसमें म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड जोड़ा गया था, ठीक है। और 11 अनुसूची और 12 अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई हैं, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और 29 विषय में यहाँ पे पंचायत क्या कर सकती है, अपने यहाँ पे चीज़ों को शामिल कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जो यूकेपीएससी का जो चेयरमैन होता है, जो मान सकते हैं कोई भी स्टेट, हम यहाँ बात करेंगे यूकेपीएससी के, ठीक है। तो उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको नियुक्त कौन कर रहा है, ये बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करता है राज्य के राज्यपाल। बट एक चीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट मेन चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, इसको अपॉइंट जो कर रहा है वो कर रहा है राज्यपाल। इसको हटाने का किसके पास है, हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, वो आपका प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नियुक्त करेगा राज्यपाल, हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 315 में प्राविधान किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। साथ में जॉइंट जेपीएससी भी होता है एक, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कहीं पे मतलब दो स्टेट जैसे यूपी और उत्तराखंड अगर ये सुनो सोचते हैं कि हम एक ही यहाँ पे एक ही आयोग बनाएंगे, तो ये जॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं वो भी, ठीक है। तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग का या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति, अगर मेरी माता है जॉइंट होगा तो राष्ट्रपति करेंगे दोनों चीज, हटाना और अपॉइंट करना। बट अगर राज्य का अलग होगा तो यहाँ पे राज्यपाल अपॉइंट उसको करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के लिए उत्तरदायी का वर्णन करता है। फंडामेंटल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। अब ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला है कि कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल बात करते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वगैरह बात करता हूँ, डीपीएसपी, ठीक है। यह आर्टिकल लेके 36 से लेके हमारा 51 तक है, जिसमें हमारा 51वां जो आर्टिकल है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन कौन सा रहेगा, राइट, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये फंडामेंटल राइट जो हमारे होते हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भाग 2 हो गया और ये डीपीएससी भाग 3 हो गया। तो भाग 3 में हमारा ये बोला गया है कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेगा तो ये है आपका 51A में, ठीक है, जहाँ पे हमारी कितनी है, पहले 10 ऐड कर गई थी, बाद में 11 अभी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, मैं टॉपिक रेडी करवा रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपके 5 से 10 क्वेश्चन रेडी करवा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन यहाँ पे किया गया, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने की बात की गई है, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वार्ताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो इम्पीचमेंट होता है, आर्टिकल कितना है, आर्टिकल आपका 61। देखिए मैं आर्टिकल भी करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किस सदन के, अगर हम महाभियोग हम चलाते हैं तो कह रहा है कि संसद के किसी सदन, सदन कौन कौन, 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, ठीक है। तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, मतलब कितने लोग साइन करेंगे उसमें ऊपर महाभियोग चलाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करते हैं 1/4 मेंबर, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, ठीक है। तो ये क्लियर है। भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का आर्टिकल का अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य जिस सदन में आरोप लगाए गए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, जहां से मतलब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ठीक है, के हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। 14 दिन पहले उनको बोलना पड़ेगा कि आपके ऊपर हम इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं करके, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। यदि आरोपों में सही पाया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, तो राष्ट्रपति को पारित स्थिति पर पद से हटाया जाता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित
निम्नलिखित समितियों को कालक्रमशः व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए पहला यहाँ पे बोला गया था, पहला बोला गया है, ठीक है, GV राव समिति। दूसरा है LN सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। देखिए ये जो समिति आती है बलवंत राय, ये आती है 57 में आती है, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका अशोक मेहता समिति आती है, ठीक है, ये 1975 में आती है, ठीक है, 1977 में आती है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, अशोक मेहता समिति 1977 में आती है, GV राव समिति 1985 में आती है और LN सिंघवी कमेटी 1986 में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद यहाँ पे करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर टू द गवर्नर टू इश्यू द ऑर्डिनेंस। अब बहुत से बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको यहाँ पे अध्यादेश के बारे में पता नहीं होगा, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ बात करता है, 210, 211, 212, 213। देखिए ऑर्डिनेंस की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत चीजें बोली गई है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 123 संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की प्रख्यापित करने की शक्ति यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। दोनों है 123 और 213 यहाँ पे याद रखना है आपको। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब देखिए आज तक एक ही बार, ठीक है, इतने सालों में एक ही बार हमारे यहाँ पे जो संविधान है, ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया वही प्रस्तावना में किया गया था, ठीक है, जहाँ पे 3 चीज़ें ऐड की गई थी हमारी, ठीक है। और वो कौन सा था, वो था आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। सोशलिस्ट, इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मूल कर्तव्य, मैंने अभी बताया आपको, मौलिक जो ड्यूटीज है हमारी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे वो भी जोड़े गए थे 10, ठीक है, वो भी यहीं पे जोड़े गए थे इसी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है। अब विधि की शासन की हम बात करेंगे तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने की संबंधित है, ठीक है। जो मतदान की आयु थी ये पहले 21 वर्ष होती थी, इसको बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। आपका जो वोटर आईडी है आपका 18 वर्ष के बाद बन जाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है ये बताना है, ठीक है। तो ये था आपका 61st अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई थी। तो देखिए लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। तो इसके बाद यहाँ पे 18 वर्ष कर दी गई थी, उससे पहले 21 वर्ष की आयु के बाद ही इलेक्शन में वोट हो पाता था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है आपका। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी ने। तो ये है आपका जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है आपका, राजस्थान में है। तो वहाँ पे है आपका जो डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1952 में जोधपुर में की गई थी। 1957 में मरुस्थलीय वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कहाँ पे आपका नई दिल्ली में है, के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए अभ्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये ऊपर नीचे होता रहता है, आपको इसके लिए लेटेस्ट अब देखना पड़ेगा कौन सा है करके, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है। अभी इनको लगता है राजस्थान आगे आ चुका है, आप जो लेटेस्ट करंट अफेयर आप उसको देख लेंगे एक बार,
ठीक है, बाकी मैं करंट अफेयर में इसको कवर करवा दूंगा आप लोगों को। 15वां है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो भारत में, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1953, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बहुत बार, फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पर्रिकर एवं एच.एन. कुजरू, ठीक है, 2 ही हो गए और तीसरे फजल अली हो गए, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इनने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। इनने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए, जैसे महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। इसी क्रम में इनने बोला कि एक राज्य एक भाषा तो नहीं होना चाहिए सिद्धांत है, बट हाँ राज्य अगर जो आप कहते हैं तो हम वहाँ पे इसके ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश को पहला यहाँ पे राज्य बनाया गया था भाषा की लिंग्विस्टिक के आधार पे, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जो हमारा कह सकते हैं कि जो भारत में फर्स्ट स्टेट है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी में जीईपी को भी ऐड कर रहा है, तो वो उत्तराखंड बन गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा, जिसने अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, जंगल और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का निर्धारण करेगी, जिसका उपयोग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यांकन में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 2018 में निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से अंतर्गत है। देखिए, अभी नई जो वन रिपोर्ट आ चुकी है 2023 की, ठीक है, 22 की अभी पब्लिश हो चुकी है, आप उसको देखेंगे एक बार, तो उसमें नया जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका इस टाइम पे था क्वेश्चन, तो इसमें आपका हो जाएगा 23% था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना आपको करनी पड़ेगी, जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें जो टॉपिक पूछे गए हैं ये आपको फिर से रेडी करने एक बार, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में कह रहा है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती बात कर रहा है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि कौन से राज्य में यहाँ पे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। होने को तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है और नागालैंड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बस इसका आंसर आयोग ने नागालैंड किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका एक बार देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड भारत में राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं पाई जाती। ध्यान है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में भी अनुसूचित जातियों का निवास नहीं है, ठीक है। 2011 और 21 में अनुसूचित जातियों की 10 की वृद्धि दर 20% थी। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत, देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूछेगा पंजाब में है, ठीक है, और सबसे कम है आपका मिजोरम में है। यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं राज्य हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और मिजोरम सबसे कम। देखिए, परसेंटेज अलग होता है और जनसंख्या वाइज अलग होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग देखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां है, भारत में जनसंख्या विस्फोट समृद्ध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया पॉपुलेशन ऑफ एक्सक्लूजन इज रिलेटेड। देखिए, भारत में अगर हम जनसंख्या के विस्फोट की अगर बात करेंगे तो भारत में यहाँ पे क्या है, तो भारत में क्या है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, मतलब उच्च जन्म दर तथा निम्न दर। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत में हाई बर्थ रेट पाया जाता है और लो डेथ रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर संबंध है, सामान्यतः 40 से 50 प्रति हज़ार एवं मृत्यु दर 15 से 20 हज़ार प्रति हज़ार के बीच होता है। जन्म और मृत्यु के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है उससे संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास अधिक हो जाते हैं। यद्यपि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर क्या है, गिरावट जारी की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई, कुल लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, अगर मैं पहले यहाँ बात करूँ, अगर मैं भारत का मैप बनाता हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो गुजरात से लेके यहाँ कलकत्ता तक, ठीक है, ये भारत की जो टोटल जो ये लाइन ये है, बॉर्डर है, ये आपका 6100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है,
ठीक है। दीव दमन की बात करूँगा, अंडमान एंड निकोबार है। तो इस सबको हम ऐड करते हैं तो ये होता है 7516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत की समुद्र तट की रेखा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें से भारतीय मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6100 है। जो मुख्य भूमि है आपकी ये वाली, ये आपका 6100 किलोमीटर। तथा द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार है आपका 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल आपका इतना बन जाता है। भारतीय समुद्र तट पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित राज्य स्थित है। देखिए 4 कौन कौन से रहेंगे आपके, यहाँ पे देख अंडमान निकोबार रहेगा, ठीक है, इस साइड में अंडमान निकोबार रहेगा, यहाँ पे पुडुचेरी रहेगा, यहाँ पे लक्षद्वीप रहेगा, और साथ में यहाँ पे दीव एंड दमन नागर हवेली जो एक ही हो गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि किसकी ज़्यादा है, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु के 980 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की किलोमीटर 970 जो सीमा रहती है। ठीक है, इसको भी। और सबसे कम अगर राज्यों में पूछेगा तो वो आपका गोवा हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। 21वां है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये है आपका रानीगंज, बोकारो, रानीगंज, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जब सबसे बड़ा बोला गया था इसलिए सबसे बड़ा आपका रानीगंज हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। रानीगंज कोयला क्षेत्र देश में कोयला खनन की जन्मस्थली मानी जाती है। 1774 में देश में पहला खनन संचालन इसी कोयला क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड में अवस्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल में वर्धमान, वीरभूमि, बांकुड़ा एवं पुरुलिया जनपद में फैला हुआ है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तथा झारखंड में देवघर, नाम सुना होगा देवघर के बारे में आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलमार्ग प्राधिकरण के अगर पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में। कहाँ पे है आपका, नोएडा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। देखिए अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, 1986 में इसको बनाया गया था। आप लोग इसको देख लेना एक बार, मैं PDF देख लूँगा, पर यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिलेगा कि आपको कैसे कैसे चीज़ें यूज करने हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान सकते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है। तो काला साहेब कालेकर जो है, ठीक है, ये पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है, चेयरमैन थे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका देखिए एक बार। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के अनुसार अनुच्छेद 340 में इसके बारे में बोला गया है। 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर के अध्यक्षता में हुआ था। यह आयोग काका कालेकर आयोग के नाम से भी फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में 2399 पिछड़ी जातियाँ एवं समुदायों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है, पूरे देश में, तो इसको भी याद रखना है। और सरकार के लागू किया गया, नहीं लागू किया था इसको रिपोर्ट को। ठीक है, अगला है, नजला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है। देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूनीसिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो करंट अफेयर आपको देखते रहना है। ठीक है, 2022, 23, 24 का पूरा करंट अफेयर देखना है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का भी आपको देखना है, वहीं में अगर एग्जाम होगा तो। चलिए 25वां है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसको लाइफ कहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है लाइफ, को किस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2021 के नवंबर में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये करंट अफेयर पहले का तो 2021 से करंट अफेयर भी पूछे गए थे, वो भी आपको 2025 के करंट अफेयर भी यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई थी तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य ने की थी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित ड्रोन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मारूट ड्रोन के नाम से ड्रोन आधारित वनीकरण परियोजना की साझेदारी की। यह अपनी तरह की पहली पहल है जहां राज्य सरकार तेलंगाना के सभी 33 जिलों में 12,000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पेड़ लगाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको स्पीडली लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा कम भी कर सकते हैं स्पीड को। ठीक है, 27वां है, विश्व डाक दिवस प्रदर्शनी फिल निपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये की गई थी आपकी जापान में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निपॉन 2021 का आयोजन जापान में किया गया था।
ठीक है। पहली बार विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन 1890 में लंदन में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व डाक दिवस प्रदर्शनी का आयोजन 6वीं बार जापान में किया गया, इससे पहले 2011 में भी जापान में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो आपको यहाँ से इंडेक्स पढ़ना है, क्योंकि यूकेपीएससी एक इंडेक्स हमेशा पूछती है। ठीक है, तो इंडेक्स भी आपको एक यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए 2021 की मैं बात करूँगा तो विश्व बौद्धिक संपदा जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो यहाँ पे जो रैंक थी तो ये थी आपकी 46वीं रैंक की थी। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए 29वां है, FSSAI के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा था। ठीक है, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है इसके द्वारा ये मतलब FC जो है दिखती है, इसमें जो टॉप किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था गुजरात के द्वारा 2021 की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, डेटा आपको देखना है, इंडेक्स यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ई सोर्स, ई बीन, ई स्टोरेज या फिर ई रिसाइकल। ठीक है, तो ये था ई सोर्स, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ई कचरा क्या होता है, जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जैसे कंप्यूटर है, आपके चार्जर खराब हो जाते हैं, ठीक है, आपके लैपटॉप खराब हो जाते हैं, तो एक मोबाइल वगैरह जो ई कचरा होता है, जो ठीक है इलेक्ट्रिक आइटम से जो कचरा पैदा होता है उसको ई कचरा कहते हैं। तो इसको निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसका नाम क्या है, ई सोर्स, IIT मद्रास द्वारा इसको बनाया गया था। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो FI इंडेक्स किस संबंधित है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंशियल इंडिकेशन से। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। ठीक है, किसने बनाया था, RBI के द्वारा बनाया गया था FI इंडेक्स फाइनेंशियल। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, FI में बोलेगा कि आई की फुल फॉर्म क्या है, इंक्लूजन भी डाल देगा, इनोवेशन भी डाल देगा, ठीक है, कुछ भी डाल सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ये क्या है, इंक्लूजन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। 32वां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम पे टीकाकरण वगैरह चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जब पूछा गया था ये उस टाइम पे, क्योंकि सोनचिड़िया काफ़ी न्यूज़ में थी उस टाइम पे, सोनचिड़िया इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अगस्त 2021 में शहरी एवं सहायता समूह SHG होते हैं, ठीक है, SHG इसको कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, लॉन्च इनके द्वारा ही किया गया था, जिसका नाम क्या था, सोने चिड़िया, एक ब्रांड और लोगो था इसका। ठीक है, सोनचिड़िया। 34वां क्वेश्चन है, एक आपको आइडिया मिल रहा होगा यहाँ से यूकेपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न जैसे कैसा रहता है, यूके ट्रिपल से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये करंट पे ज़्यादा फोकस करता है, आप देख सकते हैं करंट कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपको यूकेपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 10 से 15 आपको नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एवं नियोजन यंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था। ठीक है, तो ये कब लाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लाया गया था आपका 1976 के आसपास लाया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसका ऑप्शन तो ये बता दिया मैंने 76, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 35वां क्वेश्चन, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जिसको बार कहते हैं, ठीक है, ये न्यूज़ में था उस टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, का CEO किसे नियुक्त किया गया था यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो नकुल चोपड़ा को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो एक करंट अफेयर का देख सकते हैं आप लेवल। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट, ठीक है, लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये शुरू किया था HCL फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो HCL टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा HCL फाउंडेशन ने अगस्त 2021 में देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और
कारीगरों को सस्ता बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल। अब देखिए क्वेश्चन मैंने पेपर बताया 2021 के नवंबर में हुआ था और करंट अफेयर अगस्त का पूछा गया है, मतलब एग्जाम से 2-3 महीने करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया है। तो अगर आपका जो लोअर पीसीएस वगैरह का एग्जाम है वो मई में होने वाला है, ठीक है। तो मई में हो रहा है तो आपको दिसंबर जनवरी फरवरी का करंट अफेयर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है तो उसके लिए मैंने स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक होती है मंथली, मैं हर मंथ की करवाता हूँ ऑनलाइन फॉर्म में। आप उन वीडियोस को देखिए, आधे घंटे की वीडियो होती है और पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर होता है। उसको 2-3 बार भी आप सुनते हैं तो वो करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 37वां है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो ये किसको बनाया गया था, ये बनाया था सत्य नडेला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए ये आपका हैदराबाद में स्थित था, तेलंगाना में, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए आयोग ने इसको बाद में क्वेश्चन कट किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो अगर मैं बताऊँ तो वो आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम तेलंगाना में चालू हो गया है। एनटीपीसी ने 1 जुलाई 2022 को 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग परियोजना में ये इसको बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि ये 2022 में स्टार्ट हुआ है इसलिए शायद क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 39वां है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए, ठीक है। तो भारत रत्न से जो उत्तराखंड के एकमात्र हैं वो हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत जी को, इनको मिला हुआ है एक ही बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टिहरी रियासत का। अब देखिए जो इससे पहले जो 38 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर हिस्ट्री पॉलिटी मिला के थे, अब यहाँ पे उत्तराखंड क्वेश्चन चालू हो गए हैं, ठीक है। वही मान के चलिए 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, वाली 40 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब यहाँ पे पूछा होगा, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, ठीक है। तो 1 अगस्त 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये एफआरओ का पेपर है, ऐसे में आपके लिए जितने पेपर हुए आज तक 2002 से लेके 2024 तक यूके पीएससी के मैं सब करवा दूंगा आपको, ठीक है। वीक में 2 वीडियो आएंगी, बाकी हमारी सीरीज बाकी चल ही रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी की बात करूंगा तो काली रिवर है उत्तराखंड की सबसे लंबी रिवर। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी रिवर काली रिवर है, जो कि उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट में बहती है, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा बनाती है। काली नदी से शारदा नदी, कुटियागाड़ी या महाकाली के रूप में भी जाना जाता है। ये एक हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड से होकर बहती है। काली नदी का पारंपरिक स्रोत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिम्पियाधुरा से, कहाँ से है, लिम्पियाधुरा से है, जो समुद्र तट से 3600 मीटर के ऊपर है। इस नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। देखिए सबसे बड़ी रिवर है उत्तराखंड की और 252 किलोमीटर है, और बेसिन का क्षेत्रफल 18,140 वर्ग किमी है। काली नदी महानदी की मुख्य धारा है। टनकपुर पहुंचने के बाद इसको क्या कहते हैं, शारदा कहते हैं, ठीक है। और नेपाल में चले जाती है ठीक है, ब्रह्मदेव मंदिर जो है टनकपुर में। 42वां क्वेश्चन है, रम्माड़ को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो 2009 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने 2009 में मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की अपनी प्रतिनिधि सूची में रम्माड़ को अंकित किया गया। रम्माड़ एक धार्मिक त्यौहार है जो चमोली जिले के सलूर दुंगड़ा में जुड़वा गाँव में आयोजित एक अनुष्ठान थिएटर के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। सो इसमें लकड़ी के मुखौटे वगैरह पहने जाते हैं, उनसे यहाँ पे रामायण वगैरह दी जाती है, ठीक है। अगला है 43वां, वो वॉज द ऑथर ऑफ द गणिका नाटक। तो गणिका नाटक है जो, इसके लेखक यहाँ पे कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मोलाराम। कौन है, मोलाराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गणिका नाटक के लेखक मोलाराम थे। मोलाराम ने एक चित्रकार थे जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। मोलाराम ने शुरू से कांगड़ा शैली को मुगल शैली में चित्रित किया। उन्होंने 1800 ईस्वी में गणिका का या गणगीता संग्राम भी लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44वां, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध क्या है, ठीक है, किस रूप में इनको जाना जाता है। तो इनका जाना जाता है आपका एक मूर्ति कला, स्क्रिप्चर के रूप में, ठीक है, मूर्तिकार के रूप में मूर्ति वगैरह बनाते हैं अवतार सिंह पंवार जी। तो देखिए अवतार सिंह पंवार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। पंवार का जन्म 1929 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। वह कला और शिल्प कॉलेज लखनऊ में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर जैसे मूर्तिकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध दिग्गजों के संरक्षण में चित्रकला सीखी और वहाँ से उन्होंने मूर्तिकला क्षेत्र में काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में इन्हें यश भारती पुरस्कार भी इनको दिया था, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नागेंद्र सकलानी ये हुए थे 11 जनवरी 1948 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। नागेंद्र सकलानी तत्कालीन टिहरी रियासत में राजशाही के जुल्म के विरुद्ध आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी क्रांतिकारी, देशप्रेमी, वामपंथी विचारक, प्रखर वक्ता और टिहरी के लाडले थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए मैं जितनी भी ये बुक्स होती हैं इनको प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है आपके लिए PDF टेलीग्राम पे। ठीक है, बस आप लोगों से ये होता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो कंटेंट मैं आपको देता हूँ ये पेड क्लासेस में आपको मिलता है। बहुत से देखे होंगे आपने पेड क्लास चलती है जहाँ पे इन चीज़ों को PDF को 20 रुपये 30 रुपये बेचे, मतलब वहाँ पे बेचा जाता है। साथ में वीडियो वगैरह भी क्या होती है तो कोर्स में बेची जाती है। तो आपको ये होता है, मैं आपके लिए इतना ही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए करिए। इससे भी क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? देखिए, फिर से करंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में फिर से पूछा गया था, तो ये था कोपेनहेगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है। 60 वैश्विक शहर में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर में इसको यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो भारत के पक्ष में, तो भारत के शहर नई दिल्ली और मुंबई को भी इंडेक्स में जगह मिली थी। नई दिल्ली को 56 अंक मिले थे और साथ में इसका स्थान जो था वो 48वां था। ठीक है, और मुंबई का 50वां स्थान था यहाँ पे। 47वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे आपके न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। ठीक है, तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी 31 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वे उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटने के बाद न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत 22 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में पद ग्रहण इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आपकी जो गंगा रिवर है इसको जीवित प्राणी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मार्च 17 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें उन्होंने गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तत्पश्चात यमुना नदी को भी मिल चुका है, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इससे पूर्व न्यूजीलैंड की एक नदी थी वांगनी रिवर है, उसको यहाँ पे जीवित प्राणी का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश ने संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है कुणिद वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल को कुणिद वंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरोला एक प्राचीन स्थल है जो कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से अन्य ऐतिहासिक सामग्री जैसे पेटेंट ग्रे वेयर के अवशेष, टेराकोटा की मूर्तियाँ, कुम्हार स्टैंप, पालतू घोड़े के दांत आदि वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कुणिद वंश से रिलेटेड यहाँ तांबे के सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका कालसी का अभिलेख। ठीक है, कालसी देहरादून में। ठीक है, अशोककालीन यहाँ पे प्राचीन अवशेष यहाँ पे अभिलेख यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, इसको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, 3 बताऊंगा मैं, इसको आप याद रखना क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका चमोली का है। ठीक है, फिर आपका उत्तरकाशी है, फिर आपका पिथौरागढ़ है। ये तीनों को याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो चमोली का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली जनपद का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे देखना इतना डिफरेंस है इसलिए बहुत सी जगह गलत दिया हुआ है। चमोली का 8003 वर्ग किलोमीटर है तो उत्तरकाशी का 8016 है, तो 14 वर्ग किलोमीटर इससे कम है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा चमोली का याद रखना। सबसे कम बोलेगा तो चंपावत, उससे कम रुद्रप्रयाग, उससे कम बागेश्वर। ठीक है, और सबसे कम चंपावत, सबसे ज़्यादा चमोली। क्लियर। अगला है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, तो देवभूमि का किसके द्वारा किया गया था? तो गोरान पैस्केलिच के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 53वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकासखंडों की संख्या कितनी है? तो 95 विकासखंड हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? देखिए, जसपाल राणा उत्तराखंड से, उन्मुख चंद उत्तराखंड से, ऋषभ पंत रुड़की उत्तराखंड से हैं, ललित उपाध्याय उत्तराखंड से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है?
ठीक है। तो ये हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो गोविंद वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वन्यजीव विहार को वर्ष 1955 में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और पहला था, ठीक है, उत्तराखंड का। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जनपद में 958 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की विविध किस्में पाई जाती हैं तथा पश्चिमी हिमालय उच्च भूमि का एक भाग भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये एशिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। तो हैली नेशनल पार्क की स्थापना 36 में की गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो रूपकुंड ताल है, ठीक है, तो इसको मानव कंकाल ताल भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। रहस्यमयी ताल से नाम से इसको जाना जाता है। रूपकुंड हिल उत्तराखंड में मानव कंकाल के अवशेष पाए गए हैं। वर्ष 1942 में ब्रिटिश वन रेंजर गश्ती दल द्वारा खोजा गया था। कंकाल के अवशेष बर्फ के चारों ओर नीचे बिखरे हुए प्राप्त हुए हैं। इस झील से प्राप्त कंकाल के संदर्भ में मान्यता है कि यह एक कब्रिस्तान हो सकता है जहां महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। देखिए अभी मिस्ट्री है, अभी कहता नहीं क्या चीज़ है वहाँ से, बट ये कंकाल अभी भी वहाँ पे मिलते हैं। अगला है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति की जनपद में पाई जाती है। देखिए उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो 5 जो मेन है जनजाति पाई जाती हैं, जिसमें वनराजी भी है। इसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, 500 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये पिथौरागढ़ में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 59वां क्वेश्चन है यहाँ पे, रम्माड़ किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी में हिस्सा बना? देखिए रम्माड़ के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। पहला तो पूछा गया था कि जो इसको वर्ल्ड यूनेस्को साइट पे, ठीक है, यूनेस्को ने कब इसको 2009 में किया गया था, ठीक है, सम्मिलित। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा कि उत्तराखंड की झांकी को जो झांकी होती है तो उसमें कब दिखाया गया था करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 2016 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में रम्माड़ उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी। इससे पहले 2003 में फूलदेही, 2005 में नंदा राजघाट, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2009 में एडवेंचर टूरिज्म, 2010 में कुंभ, 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में हिस्सा रहा था। 2016 में ये रहा था। अब आप लोग बताएंगे अभी 2025 में, ठीक है, कौन सी थीम थी, कौन सा था, ठीक, क्या दर्शाया गया था वहाँ पे, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे नेशनल गेम हुए थे अभी उत्तराखंड में, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? देखिए उत्तराखंड की अगर हिमनद की बात करूँगा तो ये आपका गंगोत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है, ठीक है। हम ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं चीज़ों को, यहाँ पे लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि उत्तराखंड के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होते हैं। बाकी इसको आप फिर से प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 61वां क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? देखिए 1965 में इसको बनाया गया था, ठीक है, उत्तरकाशी में है ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? ठीक है, तो पुरुषार्थ के संपादक यहाँ पे कौन है? तो ये हैं गिरिजादत्त नैथानी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुषार्थ के संपादक गिरिजादत्त नैथानी जी हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विकास को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 64वां क्वेश्चन है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सरमन ओकले, ई सरमन ओकले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक ई सरमन ओकले हैं। इस पुस्तक में हिमालयी प्रांत के धर्म परंपराएं और दृश्य यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। 65वां है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ठीक है, तो अंतिम राजा जो कुमाऊं के थे वो कौन थे? तो ये थे आपके महेंद्र चंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। गोरखाओं के द्वारा इनको हरा दिया गया था, उसके बाद गोरखा शासन उत्तराखंड में हो जाता है, कुमाऊं में, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आदिनाथ के नाम से अजयपाल को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा,
ठीक है। तो गढ़वाल के शासक अजयपाल को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चांदपुरगढ़ पर राज किया और एक राजा के गुण के अनुसार इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों को एकजुट और समेकित करने में सफल रहे और उनके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने 1512 में पहले अपनी राजधानी को चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में 1517 में श्रीनगर स्थापित कर दिया गया था। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा, इसलिए इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है इनने गढ़वाल को एकजुट किया। अगला क्वेश्चन है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1900। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम 18 नवंबर 1896 में हरिद्वार और देहरादून के बीच एक ट्रैक को मंजूरी दी गई। इस ट्रैक के कार्य पूर्ण होने के पश्चात 4 साल लग गए इसको। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका। 68वां क्वेश्चन है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? ठीक है, तो खतलिंग हिमानी तो भिलंगा नदी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भिलंगा नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर है। यह एक ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो राज्य में अपनी ऊंची शांत और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए क्या है, जाना जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये है आपके लोकरत्न पंत गुमानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70वां क्वेश्चन है, सी प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहते हैं, जाने जाते हैं एक क्या है? ये एक इतिहासकार है। क्या है? हिस्टोरियन है एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सी प्रसाद डबराल चारण इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से विख्यात डॉक्टर डबराल, इनको क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। अकेले इतिहासकार हैं जिन्होंने यहाँ के पुरातत्व और इतिहास पर सर्वाधिक शोधपरक कार्य किया है। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी कॉमेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहली आपकी कौन सी है, आप लोग बताएंगे। दूसरी कौन सी है? कॉमेट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। नंदा देवी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना एक बार। 72वां क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? ठीक है, शार्क में, ब्लू व्हेल में, हाथी में या फिर ऑक्टोपस में? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्टोपस में। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस हो जाएगा, इसको आप लोग देख लेना एक बार। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, बायोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, तो थोड़ा बायोलॉजी वगैरह पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी का पेपर थोड़ा लग जाता है, यूपी ठीक है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ठीक है, अगर स्टेनलेस स्टील की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। ठीक है, इसको देखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हंसाने वाली गैस कौन? लाफिंग गैस के नाम से किसको हम जानते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण N2O को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। चीड़ फाल या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, 75वां है, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? ठीक है, तो दाब को निरूपित यहाँ पे कौन करेगा? तो ये करता है फोर्स और एरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो किसी तरह की सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल में कार्य कर रहा है बल दाब कहलाता है, और बल क्षेत्रफल ये आपका राइट हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है? पास्कल न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी इसको कहते हैं। ठीक है, 76वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ठीक है, जो आपका रेसिस्टेंट होता है, कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे? तो ये करता है आपका लंबाई पर भी करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी करता है, और जो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा आपका लेंथ पे भी करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 70वां क्वेश्चन है, अनावृत्ति बीजी का सबसे विकसित गण है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डिटेल्स। क्या हो जाएगा? डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, जी साइलेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78वां क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। ठीक है, किस में होता है? अंडाशय में होता है, भ्रूण में होता है, बीजांड में होता है, फिर भ्रूणकोश में होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बीजांड में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। 79वां क्वेश्चन है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसी कमी के कारण होती है। देखिए, जो रक्त का थक्का जिसका नहीं बन पाता है, कहीं आपकी चोट लगती होगी, ब्लड निकलता है, तो बहुतों का देखना ब्लड निकलते रहता है। ठीक है, और बहुत लोगों का क्या होता है? वहाँ पे थक्का बन जाता है ब्लड का। ठीक है, तो विटामिन के की कमी होती है। अगर जिसमें विटामिन के है प्रॉपर मात्रा में है तो वहाँ पे तो थक्का बन जाएगा, जिसके में नहीं है विटामिन के तो ब्लड उसका निकलते रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया था किसी कमी के कारण, तो विटामिन के की कमी के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए
80वां क्वेश्चन है, दुग्ध का आंशिक निर्वजीकरण होता है, ठीक है। पेस्चराइजेशन जो होता है मिल्क का, वो किस में होता है, ये बोला क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी कितनी डिग्री पे, ठीक है, सॉरी, ये होता है आपका 62, ठीक है, 62.8 30 मिनट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 81वां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइसोमेटा का निर्माण होता है, ठीक है। तो काई में किस में होता है, काइसोमेटा, ये होता है आपका प्रोटेज में, किसमें, प्रोपेज में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचर ऑफ, ठीक है, इम्यूग्लोबिनिन्स की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबिनिन्स होता है इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ये होती है प्रोटीन की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए साइंस के क्वेश्चन ही पूछे गए, ठीक है, साइंस पे भी ध्यान देना आप लोग। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। अगर हम प्राथमिक मेमोरी की बात करेंगे तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। उदाहरण दिए हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी जो होती है, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है, ठीक है। कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, या फिर एक कोषीय प्रजाति से, या फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फिर प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कवक से होता है, फंगस से होता है, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है। अगला है 85वां क्वेश्चन। देखिए अभी इसमें चीज़ें होंगी, कुछ चेंजेस करने होंगे वीडियोज़ में, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं उसको चेंज करने का ट्राई करूँगा इसमें, ठीक है। हाफ बाइट कहलाती है, ठीक है। तो हाफ बाइट क्या कहलाती है, तो निबल कहलाती है। क्या कहलाती है, निबल कहलाती है, ठीक है। तो एक निबल बराबर 4 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलो बाइट में 224 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में होते हैं 224 की भी होते हैं, ठीक है, एमबी में। तो ऐसे 224 बढ़ते जाएंगे आगे, एमबी टीबी वगैरह आते जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, 4th जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा LTE, ठीक है, LTE ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की बनी होती है। 88वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सती प्रथा का मिलता है एरन अभिलेख में, ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यह गुप्तकालीन अभिलेख है। इस समय के बाद सती के उदाहरणों को उत्कीर्ण स्मारक पत्थरों से चिन्हित किया जाने लगा था। 89वां क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो यह है जीमूतवाहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नागानंद नाटक में बोधिसत्व जीमूतवाहन का उल्लेख, नागानंद का अर्थ है नागों की खुशी। यह एक संस्कृत नाटक है, यह सबसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों में से एक है। 5 कृत्यों में यह नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी का क्या करता है, वर्णन यहाँ पे करता है, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, गोडोफेनिस किस राजवंश का शासक था यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका पल्लव राजवंश का शासक था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, पल्लव राजवंश का शासक था, वह पश्चिमोत्तर भारत में भारतीय पल्लवी राज्य का संस्थापक था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते वही अभिलेख में इसे गुदुबर कहा गया है। फारसी में इसका नाम बिंदुफर्ण, जिसका अर्थ है यश विजय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91वां क्वेश्चन है, पंजाब में कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पंजाब में कुका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। कुका आंदोलन 1849 में हुआ था। इसे नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कुका आंदोलन ने लोगों को उनकी दासता और बंधन से अवगत कराया। इसने देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान की भावना को जगाया था, ठीक है। पंजाब में हुआ था, राम सिंह के द्वारा इसको लीड किया गया था। 92वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो एस्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी किसने की थी, एमएन जोशी ने की थी 31 अक्टूबर 1920 में। और कहाँ पे की गई थी, मुंबई में की गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनी थी, तो 1919 में बनी थी। बहुत पुरानी बॉडी है, ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुके हैं। 93 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। ठीक है, आगरा के साइड 20 किलोमीटर पास में सिकंदरा एक जगह है, तो वहाँ पे किसका टॉम है यहाँ पे। ठीक है, किसको वहाँ पे दफनाया गया है। तो अकबर का पूछेगा कहाँ पे है, तो ये आपका सिकंदरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिकंदरा एक लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित मकबरा है। बादशाह अकबर ने अपने जीवन काल में इसी मकबरे की जगह का चयन किया था और स्वयं इसकी संरचना की थी। वर्ष 1605 में अकबर ने मृत्यु पर इसी मकबरे में अकबर को दफनाया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 94वां क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, विदेश सचिव की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दवीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूरे दिए हुए हैं, अब इनको देखना एक बार। ठीक है, पेशवा प्रधानमंत्री था, अमात्य वित्त मंत्री था, वाकिया नवीस राज्य के दैनिक कार्य का दरबार का विवरण देखता था, सुरु नवीस राजकीय पत्र विभाग का दर्जा देखता था, कार्य देखता था, सुमंत दवीर विदेश मंत्री, सरे नौबत सेना भर्ती करता था, पंडित राव धार्मिक कार्य और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश। ठीक है, अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा को हटाया गया था। ठीक है, तो 1874 में। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था 1658 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य ये हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 97, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में इसमें भी पूछा गया था और यूकेपीएससी ने वीडियो में पूछा गया था। ठीक है, यहूदी जो वायसराय था एकमात्र, वो कौन था, तो ये था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और देखिए इसका टाइम पीरियड याद रखना, 1921-26 के टाइम पे इसका टाइम पीरियड था, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 98वां क्वेश्चन है, किस पंथ की रचना संध्या कर नदी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो किसकी यहाँ पे की गई है, तो ये की गई है रामचरितम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है। ठीक है, तमिल में प्रकाशित कौन सा होता है, स्वदेश मित्रम, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 1882 में सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वयं का तमिल साप्ताहिक स्वदेश मित्रम की स्थापना की थी। यह पहला तमिल समाचार पत्र था। वर्ष 1898 में उन्होंने अपनी पत्रिका को त्रिसाप्ताहिक और अगले वर्ष दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसको बदल दिया गया था। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको देखना एक बार, एक बाइट 8 बिट, 1 KB 224 बाइट, 1 MB में 224 KB, 1 GB में 224 MB। ठीक है, तो आप लोग लेते हैं। तो ये था। देखिए इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सॉल्व में कराऊंगा नहीं, ये अलग से करा दूंगा रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेना। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको पूरी बुक में करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए आप लोग और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो चैनल का मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पूरी। ठीक है, क्वेश्चन जो भी थे कमेंट करिएगा आप लोग। ऐसे ही जो पूरी बुक्स है आपकी, मैं यहाँ पे कंप्लीट इसको करवा दूंगा। ठीक है, 2002 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हैं आपके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।